हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स कब से कब तक का, 6 से 12 अगस्त 2023 तक का, यानी पिछले एक सप्ताह के जितने भी कंटेंट हुए हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, स्पोर्ट्स, सब कुछ, उन सब के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में, क्वेश्चन आंसर के रूप में। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, अभी तक का यानी 2023 का जनवरी से अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स वीडियो है अवेलेबल है मैराथन। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, बहुत काम आएगा तमाम एग्जामिनेशन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, संसद में जो कुछ हुआ है, उन सब से रिलेटेड बताते हैं पिछले एक सप्ताह का। फिर आगे एक एक करके अलग अलग टॉपिक लेंगे। और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाना। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? आंसर होगा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। तो इस विधेयक का नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। ठीक है, तो संसद में 3 विधेयक पेश किए गए हैं, उनको संसदीय अस्थायी समिति को भेज दिया गया है और पूरा जो जुडिशल जस्टिस सिस्टम है पूरा चेंज हो जाएगा। आगे भी और बताते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा अगला, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? आंसर होगा इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, यानी सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस हो जाएगा। और विधेयक का नाम क्या है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, अंग्रेजी में कहेंगे इसे द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? आंसर होगा इसका भारतीय साक्ष्य संहिता यानी बीएसएस। ओके, तो देखिए 3 जो कानून है इस देश के, जो कोड हैं जिस पर पूरा जुडिशियल जो सिस्टम है यानी क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है वो आधारित है, तो उसी को चेंज करने की बात है। क्या क्या होगा? तो आईपीसी की जगह हो जाएगा बीएनएस, सीआरपीसी की जगह हो जाएगा बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह हो जाएगा बीएसएस। तो ये आपको ध्यान में रखना है शॉर्ट फॉर्म में। अगर इसका काफ़ी डिटेल में आपको समझना है, एक एक बातें जाननी है इसके अंदर क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं वीडियो 12 अगस्त का। ओके, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो आप देखना जरूर। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ तो वीकली है, तो वीकली में फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है और उसको केंद्र सरकार को भेजा है? आंसर होगा केरलम। ठीक है, क्या नाम? केरलम। तो ये प्रस्ताव विधानसभा में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, पी विजन, उन्होंने विधानसभा में रखा और फिर इसको पारित कर दिया गया है। अब सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है, उनकी सहमति होगी तभी ये राज्य का नाम बदल पाएगा। ओके, जो प्रोसीजर होता है। केरल में गवर्नर कौन है? मुख्यमंत्री तो पी विजयन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, वीकली टेस्ट सीरीज़। तो उसके लिए हालांकि एक मेंबरशिप प्लान लेना होता है। अगर आपने लिया हुआ है तो आप ऐप पर जाइए और टेस्ट सीरीज़ दीजिए वीडियो देखकर कि कैसी तैयारी है आपकी करंट अफेयर्स की, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है उनको बता दूं, 1 ईयर का मेंबरशिप है, बहुत मामूली सी रकम है। और अभी तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर छूट भी चल रही है 50% की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। इसके ज़रिए अगले 365 दिन तक आपको पीडीएफ मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और वो कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स, और लिंक भी होता है वीडियो का, ताकि आप उस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहते हैं विजुअली तो आप समझ सकते हैं। और साथ में इसी मेंबरशिप के साथ फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं। जैसे अभी दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल है, एसआई है, वो भी है अवेलेबल टेस्ट सीरीज़। बिहार टीचर का टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है जो चल रहा है, बड़ी भर्ती है। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, इन सब का टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, एसएससी के तमाम लगभग एग्जामिनेशन के। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। चुनाव आयुक्तों के चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर किसे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया है? आंसर होगा पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो नामित कैबिनेट मंत्री वो इसमें सदस्य हो सकता है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा, समझ जाएंगे आप। तो क्वेश्चन होगा, राज्यसभा में पेश हुए विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन का अधिकार इनमें से किस कमेटी को देने का प्रावधान है? तो आंसर होगा बी, यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। तो अब तक ये था मार्च 2023 में, इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि 3 लोगों की कमेटी होगी, चयन समिति होगी, फिर वो रिकमेंड करेगा नाम राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे, जो भी नया होने वाला होगा अगर वैकेंसी होती है तो उसमें जो 3 सदस्यीय कमेटी थी उसमें प्रधानमंत्री थे, नेता विपक्ष लोकसभा के, और तीसरे CJI खुद थे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कैबिनेट को रखने का इसमें प्रावधान है। अच्छा, अगर बात होगी कि इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह है राजीव कुमार। ठीक है, 2 और होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, तो उन्होंने ये जातिगत जनगणना की घोषणा की है और इसी के साथ OBC आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% की करने की बात कही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस हिंसाग्रस्त राज्य की पुलिस ने असम राइफल्स के सैनिकों के खिलाफ अभी अगस्त में FIR दर्ज किया? आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर जातीय हिंसा में जल रहा है। मैतेई और कुकी समुदाय आपस में भिड़े हुए हैं और उनको शांत कराने और उनके बीच एक तरह से दीवार खड़ी करने का काम, ताकि दोनों एक दूसरे के इलाके में ना आए, तो वो काम कर रहा है असम राइफल्स, जो कि सेना के कंट्रोल में है। ओके, सेना इस पर जो भी मूवमेंट होता है वो सेना करती है। हालांकि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है असम राइफल्स, लेकिन इस पर कमांड जो है ना वो सेना का होता है। तो वहाँ असम में जो 2 समुदाय में विवाद है, वो दोनों अब पुलिस एकदम मैतेई की तरफ हो गई हैं और जो असम राइफल्स है वो उसका झुकाव कहीं ना कहीं थोड़ा, जैसा विशेषज्ञों का कहना है कि वो कुकी समुदाय की ओर है। और तो ये सब हुआ। हालांकि सेना ने खारिज किया है पूरा मामला कि ये FIR नहीं होना चाहिए था, बातचीत से सब कुछ सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन ये बड़ी बात है, पुलिस ने ही सेना के एक हिस्से को उसके खिलाफ, मतलब सेना के द्वारा जो प्रशासित है उसके खिलाफ FIR दर्ज किया, तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। मणिपुर की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह, गवर्नर है अनुसुईया उइके, राजधानी है इम्फाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद के दोनों सदनों ने दिल्ली सर्विस बिल 2023 पारित कर दिया, तो इसमें क्या प्रावधान है? आंसर होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन। क्या है? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन। हालांकि राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर कर दिया है, तो अब ये कानून बन चुका है, तो उसके ज़रिए ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन होगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और इसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के गृह सचिव होंगे। ठीक है, तो इनकी कमेटी होगी और फाइनल जो अप्रूवल होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा, तभी किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा सकता है। तो एक तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बहुत सारे अधिकारों पर अंकुश लगाया है, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया, तो इसमें क्या क्या प्रावधान है? आंसर का इसका उपरोक्त सभी, यानी 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 को हटा दिया गया है, ताकि निजी कंपनियों को उस काम करने में आसानी हो। दूसरी बात यह, निजी क्षेत्र को खनिज खोज के लाइसेंस की नीलामी होगी और जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ये 3 चीज़ें हुई हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। खान और खनिज विकास और विनियमन
संशोधन विधेयक 2023 के जरिए किन खनिजों को परमाणु खनिज की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है? आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, नियोबियम, टंटेलम, जिरकोनियम। तो ये 6 चीज़ें हैं, इन सब को परमाणु जो खनिज हैं उन सब की लिस्ट से हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके लोकसभा सचिवालय ने सांसद के तौर पर राहुल गांधी की अयोग्यता को रद्द कर दिया, यानी फिर से सांसद हो गए वो पहले की तरह? आंसर होगा अनुच्छेद 102, ठीक है, और ये संविधान के पार्ट 5 के अंतर्गत आता है। तो लोकसभा सचिवालय ने अनुच्छेद 102 एक ई का इस्तेमाल किया है, ओके। और इस अनुच्छेद के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, उसके तहत पहले आयोग किया गया था 24 मार्च को, ओके, और 7 अगस्त को फिर से योग्य घोषित कर दिया और फिर से सांसद हो गए, पहले की स्थिति में आ गए। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, किस कानून के तहत राहुल गांधी को लोकसभा से पहले अयोग्य और फिर योग्य ठहराया गया? तो इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसके तहत। अगला क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करने वालों पर कितना जुर्माना और कैद की सज़ा का प्रावधान का विधेयक पास किया? आंसर का 2 से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और उम्र कैद। बहुत ही सख्त ये कानून बनने जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो पेपर लीक करने वालों पर ये, और नकल करने वालों पर भी कुछ बातें हैं। नकल करने वाले अगर पहली बार हैं तो उस पर 1 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरी बार नकल करने पर 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। और लीक करेंगे तो 2 से 10 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास, ये है, ठीक है। झारखंड, उसके मुख्यमंत्री कौन है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। राजधानी है रांची। अब बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन है, फिर और भी दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। तो क्वेश्चन होगा, भारत सरकार ने भी हवाना सिंड्रोम की जांच करवाने का फैसला किया, तो ये क्या है? आंसू का रहस्यमयी आवाज़ से बीमार होना, ये है हवाना सिंड्रोम। तो इसकी भी जांच करेगी भारत सरकार, और ये पता लगाया जाएगा कि ये कोई बीमारी है या फिर गुप्त हथियार है। क्या होता है इसमें हवाना सिंड्रोम में? और ये हवाना सिंड्रोम ना अमेरिकी अधिकारियों पर ही हुआ है ज़्यादातर, दूसरों पर भी हुआ होगा लेकिन पता नहीं, लेकिन जो भी रिपोर्ट की गई हैं बातें वो अमेरिकी अधिकारी के द्वारा, और भारत में भी ये हवाना सिंड्रोम का मामला है। क्या होता ये है कि अजीब झिंगुर जैसी या भनभनाहट या बर्तन रगड़ने या फिर सूअर के चिल्लाने की आवाज़ अचानक सुनाई देने लगती है, और उसकी वजह से लगातार सुनते सुनते और आदमी की याददाश्त तक चली जाती है, बीमार हो जाता है, बुरी हालत हो जाती है। और आशंका यह है कि कोई हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के जरिए टारगेट तक ये साउंड को पहुंचा दिया जाता है किसी व्यक्ति को बीमार बनाने के लिए, ठीक है। और ये अमेरिकी अधिकारियों पर ही हो रहा है, ऐसा कहना है। अच्छा, हवाना सिंड्रोम नाम क्यों है? क्योंकि पहली बार क्यूबा की राजधानी हवाना में जो दूतावास था अमेरिका का, वहाँ पर ये सुना गया था, वहाँ बीमार हो गए थे तमाम जो दूतावास के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब, यहाँ तक कि वहाँ के तमाम डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना पड़ा था। तो उस वजह से ये नाम हवाना सिंड्रोम पड़ गया था, ठीक है। बाद में एक बार भारत में भी एक अमेरिकी, यानी अमेरिका के CIA जो खुफिया एजेंसी है उसके चीफ आए थे, तो उनको भी ये सब सुनाई दिया था, ठीक है। तो अब चूंकि अदालत ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर क्या कर रहे हो आप, तो सरकार ने कहा कि हम जांच करेंगे, 3 महीने में जांच होगी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, पूरा जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ ना, यहाँ तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर काफ़ी डिटेल जानना है तो आप डेली का करंट अफेयर्स वीडियो पिछले 1 सप्ताह का देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो। देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है? आंसर होगा 2027 तक, ठीक है। 2027 तक इसको ख़त्म करने का टारगेट रखा गया है, और स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने ये ऐलान किया। क्या होता है ये फाइलेरिया में? इसमें इसको हाथी पाँव भी कहते हैं। होता ये है कि
पैर जो ना वो फूल के हाथी के पैर की तरह दिखने लगता है, मतलब बहुत मोटा हो जाता है। और ये मच्छरों के द्वारा फैलता है और एक खास परजीवी है क्यूलेक्स फैंटिंगस, तो उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो कुछ राज्यों में इसका असर है, तो वहाँ पर इसका अभियान चला जाएगा। 2027 तक इसको ख़त्म करने की योजना है, उन्मूलन की योजना है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट वैश्विक तंबाकू महामारी 2023 के अनुसार धूम्रपान का प्रचलन 2007 में 22.8% था, जो कि घटकर 2021 में कितना रह गया? आंसर होगा 17%, 17% ये रह गया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2023। ठीक है, और ये सवाल हो सकता है कि ये किस अभियान के तहत ये रिपोर्ट आई है? तो ये एम्पावर, ठीक है, एम्पावर के तहत ये जो एम्पावर अभियान है WHO का, उसके तहत ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स देखते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन, RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा जो की है अभी अगस्त 2023 में, तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। तो रेपो रेट दर कितनी है? आंसर होगा 6.5%। ठीक है, 6.5%। 10 अगस्त को ये फैसला हुआ है, इजाफा न करने का फैसला किया गया है। तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये ऐलान किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत सरकार ने श्रीलंका को SLUDI यानी श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए अगस्त 2023 में कितने रकम का फंड दिया है? आंसर होगा 45 करोड़ रुपए फंड दिया गया है इंडिया के द्वारा। तो श्रीलंका भी इंडिया का जो UIDAI है यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके तहत जो आधार कार्ड बनता है, तो वैसा ही प्रोजेक्ट श्रीलंका अपने यहाँ उसको लागू कर रहा है। उसका नाम है SLUDI, श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। तो उसमें भारत जो है ना तकनीकी और आर्थिक मदद कर रहा है। उद्देश्य यही है कि वहाँ के लोगों का फेस, आइरिश, फिंगरप्रिंट डेटा ये सब वहाँ की सरकार के पास हो, और जो सोशल वेलफेयर के कार्यक्रम है उसमें उसका यूज़ किया जा सके। ठीक है, अच्छा, श्रीलंका, उसके राष्ट्रपति कौन है अभी? रानिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे। ओके, लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टे, और कोलंबो भी राजधानी है। वो क्या है? वो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। ओके, अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यानी रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? आंसर होगा माया। ठीक है, माया को अपनाने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे रैंसमवेयर अटैक और फिशिंग अटैक, ठीक है ना, वो सब विंडोज़ के सॉफ्टवेयर पर होते हैं। और डिफेंस एक ऐसी चीज़ है, देश की सुरक्षा ही दांव पर लग जाती है। अगर कोई अटैक होता है और हम जासूसी कर लेता है हमारे कंप्यूटर से, तो उसके तोड़ के तौर पर ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले 6 महीने में ही बनाया गया है, और ये ओपन सोर्स के द्वारा बनाया गया। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसकी मदद से इसको बनाया गया है। और इसमें खासियत है कि कोई फिशिंग, कोई अटैक ये सब नहीं हो पाएगा, कंप्यूटर सुरक्षित रहेंगे। तो फिलहाल क्या किया गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में ये इसको तैनात किया गया है। आगे आने वाले वक्त में इसको तीनों सेनाओं में यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। तो पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में ही ये काम किया गया। अच्छा, इस देश के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स को किस देश से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी NLOS प्राप्त हुआ है? आंसर का इसका इसराइल से ये प्राप्त हुआ है। और ये मिसाइल जो है ना वो हेलीकॉप्टर में तैनात किया जा सकता है, और ये 50 किलोमीटर दूर तक ये टारगेट कर सकता है। ज़मीन से भी इससे हमला किया जा सकता है, तो 32 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकता है। और ये फायर और फॉरगेट है, यानी फायर करो भूल जाओ। ओके, तो ये स्वचालित सेल्फ गाइडेड फीचर होते हैं, और इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है दुश्मन को। तो इसराइल से ये लिया गया है एयरफोर्स के लिए। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है इस वक्त?
बेंजामिन नेतन्याहू। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? आइजैक हर्जोग। राजधानी है यरूशलेम। आगे बढ़ते हैं, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर होगा 26 मेडल इंडिया के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और ये चीन में आयोजित किया गया था। 31वां संस्करण था ये FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का। FISU का फुल फॉर्म क्या होता है? FISU जो है ना वो शॉर्ट में है फ्रेंच लैंग्वेज में, तो इसको इंग्लिश में हम डिटेल करेंगे तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन होगा। अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा 11। ठीक है, तो 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल जो है ना वो 26 मेडल इंडिया ने जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई ने किस अभियान के तहत हल्ला बोल नामक एक शॉर्ट मूवी सीरीज का शुभारंभ किया? आंसर का चीयर फॉर इंडिया। इसमें क्या होने वाला है, आने वाले हफ्ते में 12 शॉर्ट फिल्में रिलीज होंगी और उद्देश्य यही है कि एशियाई खेलों और तमाम स्पोर्ट्स को लेकर युवाओं में प्रोत्साहित किया जाए, युवाओं को करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व तीरंदाजी यानी आर्चरी चैंपियनशिप के 92 ईयर के हिस्ट्री में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल किन खिलाड़ियों की विमेन्स कंपाउंड टीम ने दिलाया? पहली बार गोल्ड मेडल सबसे पहला किसने दिलाया? इसके बाद कुछ और भी गोल्ड मेडल मिले हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा A और C दोनों, यानी ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी। ओके, तो इन तीनों ने ये दिलाया और तीनों का फोटोग्राफ ये रहा। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसी से रिलेटेड है। और हाँ, ये कहाँ पर चल रहा है? हुआ आयोजन, अब तो ख़त्म हो गया, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो अगला क्वेश्चन, आंसर तो आ ही गया। क्वेश्चन होगा, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है दुनिया की? भारतीय। आंसर होगा अदिति स्वामी। ठीक है, अदिति स्वामी ने गोल्ड मेडल जीता व्यक्तिगत कंपाउंड में, मात्र 17 साल की हैं, तो 4 अगस्त को उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? यहाँ पुरुष खिलाड़ी की बात हो रही है। आंसर होगा ओजस देवताले। ठीक है, क्या नाम है? ओजस देवताले। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 132वां डूरंट कप टूर्नामेंट 3 अगस्त को भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में शुरू हुआ है और इस बार विदेशी टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। 27 साल बाद ऐसा है जो विदेशी टीम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें क्या है ना, जो आर्म फोर्सेस हैं उन सब की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन होगा, रूस ने 47 ईयर के बाद चांद पर मिशन भेजा, तो इस मिशन का नाम क्या है? आंसर होगा लूना 25। ठीक है, लूना 25 47 ईयर के बाद भेजा है। इससे पहले जो भेजा था तो वो सोवियत संघ था। तो 10 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया है और ये चंद्रयान से पहले पहुंच सकता है। सुयोज रॉकेट 2.1B रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। 5 दिन में ही ये चांद पर पहुंच जाएगा और फिर 7 से 10 दिन के अंदर में चांद का ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा और 21 या 22 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। और जो भारत का चंद्रयान 3 है वो अभी चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन वो 23 अगस्त को उसके लॉन्चिंग की टाइम रखी गई है। ओके, तो आपके मन में ये होगा कि चंद्रयान 3 को इतना टाइम लगा और जो रूस का जो अभियान है लूना 25 वो तुरंत कैसे पहुंच रहा है। देखिए, हमारे पास जो है ना वो कम खर्च हम लोगों ने किया है। तो कम खर्च में क्या किया हम लोगों ने? पृथ्वी और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का उपयोग किया। पहले हम रॉकेट से ऊपर गए, ऊपर जाकर
और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से उसके ऑर्बिट में हम चक्कर लगाते रहें, थोड़ा फोर्स पुल करते रहे, अपनी स्पीड को बढ़ाते रहें और बढ़ाते बढ़ाते उसका जो क्रायोजेनिक इंजन है उसने एक फोर्स मारा थोड़ा सा और फिर हम लोग पहुंच गए कहाँ पर, हमारा जो यान है वो पहुंच गया चंद्रमा के ऑर्बिट में। तो पहले हमने चूँकि स्पीड ज़्यादा थी तो लंबा ऑर्बिट लिया, फिर धीरे फिर कम करते 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 यहाँ पर पहुँचे और तब हम वहाँ जाएंगे। इसमें क्या है कि खर्च कम हुआ, ईंधन कम लगा और रॉकेट बहुत ज़्यादा पावरफुल की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर जल्दी जाना है तो ज़्यादा पावरफुल रॉकेट चाहिए। तो रूस का जो लूना 25 है उसने क्या किया, वो सुयोज 2 रॉकेट से उसने लॉन्चिंग की, उड़ा, आधा चक्कर लगाया और सीधे आगे बढ़ गया और पहुंच जाएगा ये चंद्रमा के ऑर्बिट में और फिर वहाँ पर कुछ दिन चक्कर लगा कर सही जगह पर ये उतर जाएगा 21 या 22 अगस्त को। तो हो सकता है इंडिया से पहले वो उतर जाए और जो चांद का दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर उतरने वाला हो सकता है वो पहला ऐसा देश बन जाए, रूस। ओके, तो भारत उतरना चाह रहा था पहले लेकिन रूस ने अभी भेज दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने अकीरा को लेकर देशवासियों को सचेत किया। तो क्या है आंसर होगा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है और वो विंडोज़ और लिनक्स सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ और लिनक्स उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है अकीरा को। और ये क्या करता है, किसी के कंप्यूटर में घुसकर उसके सारे फाइल को, फोल्डर को लॉक कर देता है और इनक्रिप्ट कर देता है वो कहीं, और उसको ओपन करने के लिए वो पासवर्ड चाहिए होता है और कहता है कि पासवर्ड आप इतने रकम जमा करो तब आपको इसका पासवर्ड मिलेगा। तो ऐसे में या तो आप पूरा डिलीट कर दो, मतलब पूरी फाइल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, या फिर पैसे देकर आप वो डेटा ले पाते हैं। तो उससे बचने के लिए किया गया है क्योंकि उससे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। ओके, और इस स्कीम के तहत महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है। राजस्थान, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र, राजधानी जयपुर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना अगस्त 2023 में शुरू की? आंसर होगा तेलंगाना। तो उसमें क्या होगा, SC ST और बैकवर्ड कास्ट यानी BC समुदाय की महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी घर के निर्माण और घर को सुधारने के लिए। तकरीबन 3 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? K चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन और राजधानी है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने शुभ यात्रा योजना शुरू की? आंसर होगा केरल। ठीक है, शुभ यात्रा उसमें ये होगा कि जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो उसको केरल सरकार मदद करेगी इस स्कीम के तहत। केरल के मुख्यमंत्री P विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में कितने स्टेशन को शामिल किया है? आंसर होगा 508। अगर सवालों को टोटल कितने स्टेशन इसके तहत आधुनिकीकरण होगा, कितने स्टेशनों का, तो 1309 स्टेशनों का टोटल आधुनिकीकरण होना है और फर्स्ट स्टेज में 508 को किया जाएगा। और कुछ स्टेशन का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसके कार्यक्रम की शुरुआत की है, उनमें से 508 में से कुछ की। ठीक है, तो पहले स्टेज में 508 है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, किस देश की सरकार ने मीडिया में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा इराक। इराक ने ये कहा है तमाम जो सोशल मीडिया कंपनी है और जो तमाम मीडिया कंपनी है, अखबार, चैनल, इन सब को, कि होमोसेक्सुअलिटी की जगह सेक्सुअल डेविएंस शब्द का यूज़ किया जाए। ओके, इराक, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद शिया अल सुदानी, राजधानी बगदाद है, राष्ट्रपति हैं वहाँ के इराक के अब्दुल लतीफ़ रशीद। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किस राज्य ने वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है? आंसर होगा बिहार। ठीक है, तो बिहार के जो पश्चिम चंपारण जिला है तो उसके वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में
वहाँ अभियान ये चलाया जाएगा। ओके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजधानी है पटना। अब इस वीडियो के हम लोग आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, लास्ट स्टेज में, और दिवस से रिलेटेड अब क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अगस्त को। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। अगला क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे। आंसर होगा 10 अगस्त को। ओके। अगला क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? आंसर होगा 10 अगस्त को। ओके। और याद किया जाता है किनको इस दिन? डीजल इंजन के जो आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल को, क्योंकि उन्होंने ही बायोडीजल को विकसित किया था 1890 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को नागासाकी, जो जापान का एक शहर है, वहाँ पर प्लूटोनियम बम गिराया गया था। उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, तो फैट मैन कहाँ गिराया गया था? फैट मैन गिराया गया था नागासाकी पर। और लिटिल बॉय कहाँ गिराया गया था? वो था हिरोशिमा पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, या कहें विश्व आदिवासी दिवस? आंसर होगा 9 अगस्त को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल जेवलिन डे। आंसर होगा 7 अगस्त को। ओके। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक के दौरान, टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आंसर होगा 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 अगस्त को। ओके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट, ये वीकली करंट अफेयर्स। तो इसका टेस्ट दे दीजिएगा, वीकली टेस्ट करंट अफेयर्स का, सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर। ओके। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है उनके लिए मेंबरशिप ओपन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। ओके। तो अब मंडे टू सैटरडे डेली का जो करंट अफेयर्स है वो देखिएगा ज़रूर, उसमें डिटेल में कंसेप्ट समझा देते हैं हम। जो भी देश दुनिया में कंटेंट हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन बढ़ाइए, संख्या बढ़ाइए। देखिए, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि संख्या कितनी होनी चाहिए क्वेश्चन की डेली की। 10 बहुत पर्याप्त है डेली के क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना साल भर में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर 10-10 करके चलेंगे तो 3600। हाँ, ओके, 3600 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना नहीं है। और लास्टली काट छाट के कितना बचता है? तो 1000 क्वेश्चन के आसपास ही तैयारी करनी होती है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो डेली जितने कंटेंट है 10 मैक्सिमम है, उतना काफ़ी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चन टकरा रहे हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड। खैर चलें, अब कल मिलेंगे डेली के करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। बाय।